लेक्चर 2 में हमने कवर किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 1 में अब तक हमने 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और चारों लेक्चर में एक में थ्योरी एक में एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 3 में हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यानी कि लैंगिक जनन, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छोड़ के सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। यानी कि अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो ऑर्गेनिज्म दो तरह से संतान उत्पत्ति करते हैं, एक तो अलैंगिक जनन के द्वारा, दूसरा लैंगिक जनन के द्वारा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझ चुके हैं, बात कर चुके हैं, इसकी कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द की लाइन और की वर्ड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, इसकी जो मुख्य पहचान है वो आपको याद रखनी है कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। जब ये दो तरह के गैमीट्स बनते हैं तो ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं यानी कि फर्टिलाइज करते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, और बनती है एक सेल जिसको हम कहते हैं जाइगोट। युग्मक कहते हैं हिंदी में इसको, युग्मक। और गैमीट्स को क्या कहते हैं? अंडाणु कह सकते हो आप, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है यानी कि भ्रूण बनता है, और भ्रूण से बनता है एक वयस्क या फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर। बस इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझें तो जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं से पकड़ में आ जाएगा कि एक सवाल यहाँ पे जो हमारा उठना चाहिए नॉर्मली, वो क्या उठना चाहिए कि क्या ये मेल और फीमेल गैमीट्स एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं या अलग अलग। जैसा कि हमने आसेक्सुअल में समझा था कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इतनी बात की थी हमने, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से जो गैमीट बन रहे हैं, बट पॉइंट क्या था आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इसमें कोई भी गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता था, इसलिए हम कह सकते हैं नो गैमीट प्रोडक्शन। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है, गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है किसमें? सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन में, और एक मेल गैमीट बन रहा है और एक फीमेल गैमीट बन रहा है। बट सवाल ये है कि क्या यहाँ दो पेरेंट्स की जरूरत है? तो इस सवाल का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आंसर आता है कि दोनों कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि सेम पेरेंट्स या सेम ऑर्गेनिज्म, सेम इंडिविजुअल जो भी आपको हो, उससे भी मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हो सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक। दूसरा केस है कि इसमें डिफरेंट पेरेंट्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। आ रही बात समझ में? देखो सेकंड वाले केस में क्या होता है, जहां डिफरेंट की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मेल युग्मक या मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है तो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ मेल ही गैमीट बनाता है। ठीक इसी तरह से फीमेल के केस में अगर कोई फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म, तो वो थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द लाइफ फीमेल ही बनाता है। इसलिए उनके दो अलग अलग सेक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, जेंडर हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। तो मेल और फीमेल जेंडर का जो टर्म है वो यहीं से आया है कि जो ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द लाइफ या थ्रू आउट द ईयर फीमेल गैमीट बनाएगा उसको हम फीमेल कह देंगे, और जो मेल बनाएगा वो मेल कह देंगे। सवाल ये आता है कि साइंस में इन दोनों के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, वो हमें पता है या नहीं है, वो जानना जरूरी है। तो देखो समझो यहाँ से अच्छी तरह से, यहाँ पे दो केस हैं, कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। पहला है कि जब कोई सेम पेरेंट्स या सेम इंडिविजुअल दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक ही, यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई दो अलग अलग नहीं है,
ठीक है, मेल अलग नहीं, फीमेल अलग नहीं, एक ही ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लीच सबको पता है, देखी भी होगी सबने। और आसान उदाहरण है इसका अर्थवॉर्म, केचुआ। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में, सिंगल बॉडी, अगर सिंगल पेरेंट की जगह हम सिंगल बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रा, आ रही बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा जो स्नेल्स होता है, गनेल भी कहते हो आप, वो भी यही है। अब सवाल है कि जो अपोजिट वाला है केस, जिसमें हम कहते हैं कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, उसमें टर्मिनोलॉजी है क्या कोई? हाँ, वहां भी है, उनको कहते हैं गोनोकोरिक। तो गोनोकोरिक बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल जेंडर अलग होता है, फीमेल जेंडर अलग होता है। क्लियर हो गया? तो ये टर्मिनोलॉजी नहीं भूलना है कि हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं और गोनोकोरिक क्या होते हैं। तो ये तो हमने बात की थी एनिमल्स के केस में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट के केस में हर्माफ्रोडाइट और गोनोक्रॉनिक जैसे कुछ कोरिक, सॉरी नॉट क्रॉनिक, कोरिक जैसे कुछ वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी होती है, तो पहली चीज तो ये समझ लो कि 94% जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, फ्लोरिंग प्लांट मतलब ऐसे पौधे जिनपे फूल आता है, आपने देखा होगा ना कि फूलों में क्या होता है, फूलों में एक तरफ उसमें मेल पार्ट ग्रो करता है, दूसरी तरफ उसमें फीमेल पार्ट ग्रो करता है। मतलब साफ है कि एक ही फ्लावर में दोनों गैमीट बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेम पेरेंट सिंगल बॉडी वाला जो केस है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? फ्लोरिंग प्लांट्स में। एनिमल्स की बात करें तो ऐसा बताया गया है, रफली एस्टिमेट है कि लगभग 5% जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, ये रफली आंकड़ा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस के गैमीट एक ही बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, क्योंकि एक बॉडी में दोनों सेक्स को प्रोड्यूस करने की पोटेंसी है, तो इसको हम बोल देते हैं बाई सेक्चुअल। देखो, बाई का मतलब होता है दो, टू, और सेक्चुअल का मतलब होता है सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्सेस हैं वो एक ही बॉडी में है, इसलिए इसको बोल दिया बाई सेक्चुअल। तो जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये क्लियर तुम्हें हो जाना चाहिए यहाँ पे, यहाँ किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। ठीक, गैमीट से फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब होता क्या है, कहने को तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, और वैरायटी ऑफ फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म है, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में कहीं ना कहीं अलग होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस की अगर हम बात करें तो वहां पे इन एनिमल्स में एक सिमिलैरिटी दिखती है। ठीक है, वैसे तो ये ना दिखने में, ना इनकी फिजियोलॉजी में, ना इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन सबके ऑर्गेनिज्म में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इन सभी में कुछ सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी वो क्या है? सिमिलर पैटर्न है एक तरह से। वो सिमिलर पैटर्न क्या है उसको समझो। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, या अदर कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, होता है क्या है, सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, कोई भी जीव ग्रो करता है। ग्रो का मतलब साइज में बढ़ता है, वृद्धि करता है। जब ग्रोथ हो जाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, वो मेच्योर हो जाता है। ठीक है, उसको आप मेच्योरिटी भी लिख सकते हो, मेच्योर भी लिख सकते हो। तो जो मेच्योर वाली कंडीशन है, यहाँ क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है? जनन। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई अब तुम्हारी जो बॉडी है वो उसका एक मिनिमम लाइफ स्पैन है, या फिक्स्ड
टर्म है उसके बाद ये बॉडी खत्म हो जाएगी, तो अपनी जैसी स्पीसीज को जनरेट करना जरूरी है ताकि तुम्हारी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहे, तो उसके लिए होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहली फेज क्या हुई, ग्रोथ फेज कह सकते हैं इसको हम। दूसरी फेज क्या हुई, रिप्रोडक्शन फेज, जिसको हम मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। समझना ध्यान से, जब रिप्रोडक्शन एंड हो जाता है तो वहां से, इसको इधर ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, रिप्रोडक्शन जब एंड होता है तो यहां से एक दूसरी स्टेज स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं ओल्ड एज, या एक और टर्म आता है साइंस में, उसको बोलते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस, तो ओल्ड एज सेनेसेंस की पहचान कब से होती है, जब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी या क्षमता खत्म हो जाती है किसी भी जीव में। इसका मतलब उसकी अब बुढ़ापा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिर ओल्ड से क्या होता है, डेथ, और डेथ से फिर साइकिल स्टार्ट होती है जन्म और फिर ग्रोथ। तो बेसिकली 3 स्टेज हुई, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड। इन चीजों को अच्छे से समझ लेना। अब ये हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम होती है, हर एक जीव पहले ग्रो करता है, फिर रिप्रोड्यूस करता है, और देन वो डिके होके खत्म हो जाता है। क्लियर। सवाल यहाँ पे हमें समझना क्या है, समझना यह है कि इन सारी सारी क्या मतलब, बेसिकली 3 फेजेस जो हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा एलोबरेटिव या डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर हम पहले फेज ग्रोथ को लें, तो ग्रोथ फेज क्या है, हमें पता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने साइज में ग्रो करता है, एक मिनिमम साइज अटेन करता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम कह देते हैं ग्रोथ फेज। एनिमल के केस में इस ग्रोथ फेज के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको बोला जाता है जुवेनाइल, यानी आप कह सकते हो बर्थ से लेके गैमीट प्रोडक्शन तक, या ऐसे भी लिख सकते हो आप रिप्रोडक्शन शुरू होने तक। रिप्रोडक्शन शुरू होने तक की जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। प्लांट्स के केस में इसी फेज को कह देते हैं वेजिटेटिव, यानी साफ है कि इस फेज में क्या होगा, कोई भी ऑर्गन, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, वो अपने साइज में ग्रो करेगा। ठीक है, एक तरह से कैपेबल बना रहा है अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए। इसके बाद स्टार्ट होती है ग्रोथ के बाद में सेकेंड फेज। और एक चीज और समझ लेना यहाँ पे, जो ग्रोथ फेज है, ठीक है, इसका जो पीरियड होता है ये इनवेरिएबल होता है, मतलब सॉरी वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल का मतलब होता है कि अलग अलग हो सकता है, एनिमल्स में अलग हो सकता है, प्लांट्स में अलग हो सकता है। एनिमल्स में भी एक एनिमल्स में अलग हो सकता है, दूसरे में अलग हो सकता है किसी एनिमल्स में 10 साल में मेच्योरिटी आ जाए, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, किसी में 5 साल में हो जाए, किसी में 20 साल में, तो ये वेरी करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से प्लांट्स में भी ये होता है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज जो हमें देखने को मिलती है, सेकेंड फेज जब स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फेज। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन वाली फेज, और इसका दूसरा नाम क्या है, मैच्योरिटी। मतलब फिजिकली बॉडी के रूप में बॉडी मैच्योर होगी, कैपेबल हो गई है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी पौधा या प्लांट्स कब एंटर कर गया वो रिप्रोडक्शन की फेज में। किसी पौधे को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन फेज में है या नहीं है, या किसी ऑर्गेनिज्म को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन फेज में है या नहीं है, मेच्योर है या नहीं है। तो एनिमल में तो बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहरी के लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल जिनको आप देख के बता सकते हो। जैसे मोस्ट कॉमन में अगर बात करूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखा क्या जाएगा, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो ग्रो कर जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, जैसे सबसे आसान एग्जांपल हम क्या लेते हैं, ह्यूमन में लेते हैं। ह्यूमन में अगर हम मेल को देखें तो मेल में हमें क्या दिखता है, जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेल में क्या दिखता है, बियर्ड, दाढ़ी का आना, मोस्टैच, मूंछों का आना। ठीक है, और फिजियोलॉजिकली यानी कि अंदर शरीर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं उसकी बात करें तो हम क्या कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो तभी बनना स्टार्ट होता है जब रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वॉइस के टेक्सचर में फर्क हो जाता है, वॉइस की जो पिच है वो बदल जाती है, पतली से थोड़ा भारी हो जाती है। ये तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसी तरह से फीमेल में कैसे पहचानते हो, सेम चीज होती है, फीमेल के वॉइस में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, बट फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें आपको क्लियर विजिबल हो जाता है दैट शी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, जिनमें ब्रेस्ट और अदर जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्लांट के केस में कैसे पहचानोगे ये चीज, प्लांट के केस में सिंपल होता है, अगर कोई फ्लोरिंग प्लांट्स है तो उस पे फूल का आना, फ्लावर का आना बहुत एक सिंपल करेक्टर होता है कि हाँ नाउ प्लांट इज एंटर्ड इन द रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये सिंपल से करेक्टरिस्टिक्स हैं। बट फ्लावर की अगर हम बात करें तो जो फ्लोरिंग होती है, फूल का आना होता है, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में ये सीजनल होता है, मोस्टली प्लांट्स में वैसे तो सीजनल होता है, पर्टिकुलर सीजन में ही फूल आते हैं। ये कुछ प्लांट्स में ये क्या होता है, अनयूजुअल होता है, मतलब सीजनल नहीं होता है, अनयूजुअल। इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब है यूजुअली एक पर्टिकुलर सीजन में हर साल फूल आते हैं, बट अनयूजुअल अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब है कि हो सकता है उसमें 50 से 100 साल में एक बार फूल आए और उसके बाद में वो खत्म हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। जैसे एग्जांपल बैम्बू, बांस में कहते हैं 50 से 100 साल में एक बार फूल आता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है इसमें नीलक कुरंजी, एक पौधा है नीलक कुरंजी, देखना गूगल करके अगर आपको याद हो। इसमें कहते हैं हर 12 साल में फ्लोरिंग होती है, पर बताया जाता है कि अक्टूबर 2006 में फ्लोरिंग हुई थी, पिछली लास्ट फ्लोरिंग। 6 के बाद अक्टूबर और 12/6/18, यानी कि अक्टूबर 2018। क्लियर। तो ये अनयूजुअल फ्लोरिंग है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, और जनरली क्या होता है पौधों में फ्लोरिंग आती है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में हमने, सॉरी एनिमल के केस में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। अब होता है क्या एनिमल्स में, जो हमने लक्षणों की बात की कि कुछ भैया सामने से बाहर से दिखने वाले लक्षण होते हैं, कुछ बॉडी के लेवल पे चेंजेस होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, देखो एनिमल के केस में समझो अच्छी तरह से, जब कोई भी एनिमल अपनी संतान या ऑफस्प्रिंग्स जिसको हम कहते हैं इसको प्रोड्यूस करता है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि एनिमल अंडे दे, ठीक है, और अंडे में जब आपने ध्यान से देखा होगा तो अंडे में सेंटर में एक वाइट पार्ट होता है, येलोइश, नॉट वाइट, वाइट तो चारों तरफ होता है, प्रोटीन वाला पार्ट, और सेंटर में होता है योक, येलोइश पार्ट, गोल्डन ब्राउन जिसको कहते हैं, ये कहलाता है योक। तो इस योग का काम होता है कि जब भ्रूण बने तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। आगे बात समझ में। पर सवाल ये आता है कि जहाँ एग से रिप्रोडक्शन या संतान नहीं बन रही है वहां ये न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, तो वहां न्यूट्रिशन मिलता है एक डक्ट के द्वारा, यानी कि एक नली के द्वारा, और ये नली क्या करती है, ऑफस्प्रिंग्स यानी कि भ्रूण और किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करती है, और इस डक्ट को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। आगे बात समझ में। तो जो भ्रूण है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो किससे ले रहा है, अपने मदर से लेता है। ठीक है, और ये कहाँ डेवलप होता है, इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड ऑफ किसी भी जीव के अंदर। तो अगर किसी जीव का डेवलपमेंट अंदर, वो शरीर के अंदर हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके गर्भाशय में हो रहा है, मतलब यूट्रस, गर्भाशय में, ठीक है, यूट्रस में हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वहां पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रहा है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल
ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो आपको ये कर रहा हूँ कि जो प्लेसेंटल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। साइक्लिकल चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस का मतलब होता है कि एक उनमें जो गैमीट बनते हैं उनकी एक साइकिल होती है, और उस साइकिल में वो, मतलब साइकिल का मतलब होता है कि गैमीट बनने से लेके बाहर आने तक की प्रक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो फीमेल होती है उसके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होता है, प्लेसेंटल साइक्लिकल चेंजेस, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। तो इस मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा प्रोसेस होता है कि इसमें जो गैमीट बनने की प्रक्रिया है वो एक साइकिल में होती है। पहले गैमीट बनेगा, स्टार्ट होगा, फिर मैच्योर होगा, मैच्योर के बाद ये वेट करेगा स्पर्म का, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, वहां से डिस्चार्ज हो जाएगा। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। फिर दोबारा फिर से गैमीट बनेगा, फिर यही प्रोसेस चलेगी, वेट करेगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। यही चीज कुछ अलग एनिमल्स में अलग हिसाब से होती है, उसके लिए एक अलग नाम आता है जिसको हम बोलते हैं ओइस्ट्रस साइकिल। ओइस्ट्रस साइकिल, एस। अब सवाल है ओइस्टर साइकिल किसमें होती है, मेंस्ट्रुएशन किसमें होता है? खासकर जो फर्स्ट हाई इंटेलिजेंस ऑर्डर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राइमेट्स, ठीक है, इनमें बेसिकली मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है। और जो लो इंटेलिजेंस यानी कि नॉन प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स, उनमें ओइस्टर साइकिल होती है। जैसे काउ, कैट, ठीक है, डॉग एटसेट्रा, ये सब, ये टाइगर, लाइन वगैरह, ये सब में क्या होता है, ओइस्टर साइकिल होती है। क्या होता है डिटेल में जब आए टॉपिक आ गया तब बात करेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब होता है क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा ध्यान से कि जो ओस्टर साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक सीजनल ब्रीडर होते हैं कॉमनली, बट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा होगा बेसिकली जब कुत्ता या बिल्ली की बात आती है तो उनका एक हीट पीरियड होता है, हीट पीरियड, और खासकर वो कहाँ आता है, विंटर में आता है, या फिर किसी आगे पीछे किसी और महीने में, ठीक है। तो हीट पीरियड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही वहाँ ओवम बनते हैं और वो फर्टाइल होती है, किसके लिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। बट कंटिन्यूस ब्रीडर्स में क्या होता है, हर एक साइकिल में द फीमेल इज रेडी टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स, जैसा कि ह्यूमन में कभी भी प्रोडक्शन हो सकता है ऑफस्प्रिंग्स का। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें देखो, हमने हर्माफ्रोडाइट गोनोकोरिक की बात पहले कर ली थी, ठीक है, इसके अलग करेक्टरिस्टिक्स हमने पहले बात कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो हमने 3 फेज की बात की थी, समझो पहले 3 फेज में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले ग्रोथ, ठीक है, फिर मेच्योरिटी, देन ओल्ड। तो मेच्योरिटी या रिप्रोडक्टिव वाली जो फेज है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, किस तरह से क्या होता है। ओल्ड फेज कब स्टार्ट होती है, जिसको हम सीनेसेंस स्टेज भी कहते हैं, सीनेसेंस फेज भी कहते हैं, जब रिप्रोडक्शन एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। प्लेसेंटा की हमने डिटेल में बात कर ली, प्लेसेंटा कैसे क्या होता है, सारी चीजें। अब होता क्या है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, अब इसको फिर से सिंपली कंक्लूड करते हैं। हमने क्या कहा, सिंपली पहले गैमीट बनते हैं, ठीक है, गैमीट से जब दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब एक सिंपल वे में हमने बोल दिया कि ये क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो अलग बात है कि जो गैमीट बनने की प्रोसेस है वो किसी सेम ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से भी बन सकते हैं। और गैमीट का मतलब क्या होता है, मेल ऑब्लिक फीमेल, ठीक। दोनों गैमीट अगर एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो हमने क्या कहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और डिफरेंट से मिलता है, बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गोनोकोरिक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई थी?
ठीक, सवाल यह है कि अब इस पूरी प्रोसेस को गैमीट बनने से लेके ऑर्गेनिज्म बनने की जो पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, इसको हम आसान भाषा में समझने के लिए 3 फेजेस में बांटते हैं, 3 फेजेस। और 3 फेजेस कौन सी हैं वो, कि पहली देखो उसका जो सेंटर फेज है वो क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन। और जाइगोट कब बनता है, जब दोनों गैमीट मिलते हैं, जिसको एक नाम दिया जाता है साइंस में फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। ठीक है, तो अगर हम निषेचन को, तो हम चलो ऐसे बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले गैमीट बनना जरूरी है तभी फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो हम कह सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन, ये एक स्टेज हो गई। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, गैमीट बने तो उनका फ्यूजन भी होगा, गैमीट्स फ्यूजन। ठीक है, गैमीट फ्यूजन के बाद क्या होगा, बाद में डेवलपमेंट किसका, ऑर्गेनिज्म का, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये 3 फेज हैं जो अब अभी हम कॉमनली अपने हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। साइंस क्या कहती है, गैमीट फ्यूजन को साइंस नाम देती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक सेंटर वाली स्टेज क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। और क्योंकि ये पहले हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, पहले को हम क्या बोलते हैं, प्री, तो इसको बोल देंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन। पूर्व निषेचन, हिंदी में क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन को, निषेचन। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व निषेचन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। प्री फर्टिलाइजेशन पहली स्टेज, सेकंड स्टेज फर्टिलाइजेशन, थर्ड स्टेज क्या होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज। बाद के लिए क्या शब्द आता है, पोस्ट, तो हम कह देंगे इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब आपको जो भी याद रहे वो अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, तो एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गई, एक प्री फर्टिलाइजेशन हो गई, और सेंटर की स्टेज क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली जो सेक्सुअल प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। प्री फर्टिलाइजेशन जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमीट का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट की प्रोसेस, उसको हम बोल देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो अब तक हमने डिस्कशन किया है इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू और कुछ शॉर्ट आंसर राइटिंग को। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में।